Hello everyone. I hope you all are good. We are studying the chapter topic low. We have already discussed the low level of economic development under the colonial rule, agricultural sector on the eve of independence, and industrial sector condition on the eve of independence. And today's topic is foreign trade on the eve of independence. मीन्स कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या कंडीशन रही थी. सो हेयर वी स्टार्ट द टॉपिक. इंडिया हैज़ बीन एन important trading nation since ancient times, but the restrictive policies pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. अगर हम एंशियंट टाइम से ही देखें तो इंडिया जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या था, एक्सपोर्टर था. जो या फिर एक मतलब कि हमारा एक जो नेशन था वो ट्रेडिंग नेशन था. वर्ल्ड के साथ हमारा ट्रेड होता था, व्यापार होता था. दूर दूर तक हमारा जो तैयार जो सामान था वो जाता था अलग अलग कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एंड एशियन कंट्रीज़ ऑल्सो. लेकिन जैसे जैसे ही जो कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उनकी जो पॉलिसीज़ थी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से उन्होंने एडवर्सली अफेक्ट किया हमारे जो ट्रेड था उसको, उसके स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, उसकी कंपोजिशन को. मीन्स कि हम पहले कुछ और भेज रहे थे, अब कुछ और हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ और सामान भेज रहे हैं बाहर. एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, और उसके वॉल्यूम को भी कम था ज़्यादा था, इस तरीके से उन्होंने कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्ट किया. हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था या फॉरेन ट्रेड था उसको कैसे उन्होंने अफेक्ट किया, उन्होंने क्या क्या किया था अभी देखते हैं हम. कंपोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. अब कंपोजिशन कैसे बदल गया हमारा कि जो इंडिया था पहले क्या भेजता था बाहर, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या फिर जो मसाले होते थे या या प्रीशियस स्टोन्स या गारमेंट्स, ये चीज़ें हमारे भेजते थे. मीन्स कि फैब्रिक्स वगैरह जो होते थे वो भेजते थे. लेकिन अब क्या भेजने लग गए हैं, हमारा जो कंपोजिशन है ट्रेड का वो बदल गया है. अब क्या भेज रहे हैं, रॉ सिल्क, मोस्टली रॉ मटेरियल भेज रहे हैं. सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, हम ये सामान भेज रहे हैं कहाँ, इंटरनेशनल मार्केट में. एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक, और हाँ हम फिनिश्ड गुड्स भी भेज रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स, लेकिन क्या, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स ये भेज रहे हैं. एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, कैपिटल गुड्स भी दे रहे हैं हम, इंटरनेशनल मार्केट में दे रहे थे जैसे लाइट मशीनरी वगैरह, बट ये बहुत ही माइनर होते थे, बहुत ही कम होते थे. वॉल्यूम इंडियाज़ एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स. जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, अब देखने में अच्छा लग रहा है, एक्सपोर्ट जो था वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था, लेकिन जो हकीकत होती है वो कुछ अलग होती है. एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा थे. मीन्स कि हमारा ट्रेड जो बैलेंस था वो सही चल रहा था. सो देयर वॉज अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस डायरेक्शन. लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारा, कि जो एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से तो क्या होता है, सरप्लस होता है, और जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से तो डिफिसिट होता है, ट्रेड डिफिसिट. दिस रेफर्स टू द कंट्रीज वी आर ट्रेडिंग विद ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स. अब ये क्या हुआ कि जो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में या कहीं पर भी हमारा जो ट्रेडिंग हो रही थी उसे कौन मेंटेन कर रहा था, उसको ब्रिटेन की वहाँ पर मोनोपोली थी, या मतलब कि ब्रिटेन उसको कंट्रोल कर रहा था सारे का सारा. मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. इंडिया से जो जाने वाला सामान था वो ब्रिटेन में अलाउड नहीं था, या फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है या कोई और सामान है वो कहाँ, ब्रिटेन में नहीं जाएगा. वाइल द रेस्ट आर अलाउड विद द फ्यू कंट्रीज़, और जो बाकी जो कंट्रीज़ थी उनमें से भी कुछ कंट्रीज़ में अलाउड था कि आप यहाँ पर सामान अपना या अपना जो गुड्स है वो भेज सकते हो. जैसे चाइना, सिलोन कहते थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, श्रीलंका उसका नाम है, एंड पर्शिया जो प्रेजेंट ईरान है. यहाँ पर हम जो हमारा ट्रेड था वो कर सकते थे, हमारा गुड्स भेज सकते थे, लेकिन कुछ एक कंडीशंस के ऊपर.
अब ब्रिटिशर्स ने अपनी फैसिलिटी के लिए क्या किया, उन्होंने स्वेज कैनाल ओपन कर दी 1869 में। इससे क्या हुआ, स्वेज कैनाल ओपन होने से इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। अब इससे क्या हुआ कि जो रास्ता था या फिर जो लंबी दूरी थी ब्रिटेन तक पहुंचने की या फिर वहाँ से सामान लेके आने की, किसके ज़रिए से, सी रूट के ज़रिए से, वो क्या हो गई, पहले क्या होता था पूरे कंप्लीट अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था। ब्रिटेन यहाँ होता था, ब्रिटेन से यहाँ पूरे कंप्लीट अफ्रीका का चक्कर लगा करके इधर इंडिया में आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर स्वेज कैनाल ओपन हो गई तो मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को जॉइंट कर दिया गया, तो यहाँ से आपका यहाँ से एंट्री हो गई, तो ये पूरे का पूरा जो रास्ता था ये अब कवर नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कि अब रास्ता जो यहाँ एक्सेस था ब्रिटेन से इंडिया की तरफ, ये क्या हो गया, ये आसान हो गया। अब और जल्दी से वो सामान यहाँ पर भेज सकते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सकते थे और आसानी से एक्सप्लोइटेशन कर सकते थे इंडिया का। इन अदर वर्ड्स एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वॉज नाउ ईजियर, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि इंडिया का एक्सप्लोइटेशन या इंडियन मार्केट का एक्सप्लोइटेशन और भी आसान हो गया था। और जो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो सामान था या यहाँ का जो गुड्स था वो रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन में, वो रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, ब्रिटिश मार्केट में जा रहा था। यहाँ से सिल्क जा रहा था, कॉटन जा रहा था, वूल जा रहा था, शुगर, इंडिगो, जूट एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो। तो ये क्या हो रहा था, ये थे ड्यूटी फ्री, जो ब्रिटेन में जा रहे थे ये ड्यूटी फ्री थे, तो इनकी कॉस्ट हो जाती थी कम। और हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं ये सरप्लस में, जो क्या दिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारे पास में। लेकिन अब ये चीज़ जो देखने में अच्छी लग रही है, वास्तविकता इसकी क्या थी, जो यहाँ से इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो रहा था, यहाँ का जो पैसा था वो ब्रिटेन जा रहा था। किस तरीके से, हम ये देखते हैं। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जनरली ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम टू द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। जो ये हमें सरप्लस मिला इंडिया के ट्रेड का, जो ट्रेड सरप्लस था उसकी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और हमारी जो वेल्थ थी उसका ड्रेन हो रहा था। ये जो ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ है ये आपकी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। द एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड फॉर, जो एक्सपोर्ट सरप्लस था अब उसको कहाँ यूज़ कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि आपकी इकोनॉमी में यूज़ कर रहे थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। अरे अगर ऐसा होता तो आपकी इकोनॉमी में, आपकी इंडस्ट्रीज़ में कहीं पर तो नज़र आता। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी, जो इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन थी, उसके हिसाब से तो नहीं लगता जो ट्रेड सरप्लस था उसको हम इंडिया में यूज़ करेंगे। वो लोग तो कहाँ यूज़ कर रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे मेकिंग पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकरेड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो इन्होंने ऑफिस बनाया, वहाँ पर जो खर्चा लगा उसे कहाँ से पे करेंगे, इंडिया से जो सरप्लस मिला। भाई ये तो वो बात हो गई कि आपने एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन में, यहाँ से जो पैसा मिला वो बंदे यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ जो पैसा आया उस पैसे को भेज दिया वापस से भाई। ओके, तो बात समझ में आई कि इंडिया से जो बाहर ब्रिटेन से जो पैसा आया उसको वापस ब्रिटेन भेज दिया, क्या बोल करके कि भाई वहाँ बैठे लोग काम कर रहे हैं, उनको काम, उनका जो खर्चा लगा है वो खर्चा भी तो पूरा करना है। तो ये तो वो वाली बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक्सपेंसेस ऑन वार फोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो ब्रिटिशर्स जो थे जगह जगह लड़ाई कर रहे थे, वो सबके साथ लड़ाई करते फिर रहे थे। अब उस लड़ाई का जो खर्चा था, हर्जाना था, वो किसे भरना पड़ रहा था, वो हमें भरना पड़ रहा था इंडियंस को, क्योंकि वो सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कहाँ से पूरे कर रहे थे, वो इंडिया से ही पूरे कर रहे थे। यहाँ से जो उनको ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था, जो हम ट्रेड जो हमारा सरप्लस चल रहा था, उस सरप्लस से वो उसको पूरा कर रहे थे कि भाई हमारे पास में हमारे इस घर में बहुत पैसे हैं, चलो हम यहाँ से खर्चा पूरा कर देते हैं ब्रिटेन का। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और जो अदर आइटम्स होते थे जैसे जो हमें दिखाई भी नहीं थे, या फिर जो सिर्फ जैसे कुछ बचा, जैसे आपने दो बंदरों की कहानी, दो बिल्ली और बंदर की कहानी सुनी होगी कि उसने एक रोटी के दो हिस्से किए, एक टुकड़ा तोड़ा फिर वो खा गया, दूसरा टुकड़े में ज़्यादा वो हो गया, तो मतलब कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी। और लास्ट में जो टुकड़ा बचा उसने क्या कहा, भाई ये मेरा मेहनताना,
तो वो सारी रोटी को वो अकेला खा गया। तो इसी तरीके से इंडिया के साथ भी हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड में जो सरप्लस उन्होंने दिखाया। पहले तो हमारा फॉरेन ट्रेड उन्होंने सोचे समझे तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया, हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट्स को कम किया, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे उनको एक ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। उसके बाद में हमारा जो ट्रेड सरप्लस था, उस ट्रेड सरप्लस को भी इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी उसको ड्रेन किया अपनी कंट्री में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।